अस्सलाम वालेकुम। आज हम रोमेटोलॉजी में डिजीज़ को शुरू करने लगे हैं पढ़ना, क्योंकि पहले हम सिर्फ डायग्नोसिस को स्ट्रेटिफाई करना सीख रहे थे कि किस तरह से हम किस डिज़ीज़ को किस कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं और उसको किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं। अगर पेशेंट हमारे पास किन सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करेगा तो उन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम अपने डायग्नोसिस को किस कैटेगरी में डाल सकते हैं और उसको किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं उस स्पेसिफिक सिम्टम्स से रिलेटेड। आज हम क्योंकि आप लोगों ने पहले भी जब मुझसे बहुत ज़्यादा क्लास में क्वेश्चंस किए रिलेटेड टू डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रिलेटेड टू रूमेटॉइड फैक्टर नेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उसको आज मैं सारे क्वेश्चंस को एड्रेस कर दूंगा। इस सिनेरियो से हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं और आपको मैं पहले ही इस सिनेरियो को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। याद रखिएगा कि हमने क्या बात की थी। हमने ये बात की थी कि इट इज़ अ पॉलीआर्थराइटिक डिजीज़ विच इज़ सिमेट्रिक, राइट। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में हमने ये बात की थी और हमने एक और दफ़ा एक और बात ये भी की थी कि ये एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है जो 5 से 50,000 सेल्स जिसमें हमें WBCs मिल सकते हैं अगर हम आर्थ्रोसेंटीसिस करें। A 26-year-old woman यंग है, प्रेजेंस विद द 3 week हिस्ट्री ऑफ जॉइंट स्वेलिंग एंड स्टिफनेस। ठीक है, कम से कम 3 हफ्ते की हिस्ट्री ज़रूर होनी चाहिए। देखें 3 हफ्ते की हिस्ट्री क्यों ज़रूरी है। 3 हफ्ते की ये हो सकता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत अरसे से हो लेकिन 3 weeks से उसको एक्यूट सिम्टम्स आए हों। अब वो डिज़ीज़ जो है वो वापस से उस फ्लेयर आया है उसका और वो एक्टिव हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे 3 हफ्ते पहले ही रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपको पता है इट इज़ अ वेरी क्रॉनिक डिजीज़। ऑटोइम्यून डिजीजेज मोस्टली वुमेन में होती हैं, तो इसलिए ये आपके सामने उन्होंने वुमेन का जिक्र किया है। PIPs, MCPs एंड रिस्ट्स आर इन्वॉल्व सिमेट्रिकली। समझ आ गई, पोली आर्थरेटिक हो गया, सिमेट्रिक भी आ गई, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरफ जा रहा है सारी बात। PIPs आर इन्वॉल्व, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस इज बिकॉज PIPs जो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स होते हैं ये ज़्यादातर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इन्वॉल्व होते हैं और DIPs लीस्ट लाइकली है एट योर लेवल। आप ये याद रखें कि DIPs लीस्ट लाइकली है कि वो इन्वॉल्व है क्योंकि ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। दैट्स वाई स्टिफनेस इज इन द मॉर्निंग फॉर 2 hours। क्योंकि हमने ये बात भी की थी कि ये सिस्टेमिक सिम्टम्स भी हैं, इसके सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशंस भी होती हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। तो यहाँ पे आप देख लें उस पेशेंट को फटीग मिल सकती है, लो ग्रेड फीवर मिल सकता है, वेट लॉस मिल सकता है। शी हैज़ नो बैक पेन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑल्सो। बैक पेन, लोअर बैक पेन रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ लीस्ट लाइकली है कि एसोसिएटेड हो, लीस्ट लाइकली है। लोअर बैक पेन ज़्यादातर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में या और डिजीज़ के बारे में भी हम पढ़ेंगे जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें भी मिल सकता है। अगेन दे हैव मेंशन्ड देयर DIP इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में DIPs डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स जो हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट लीस्ट लाइकली है। तो ये सारी बातें जो हैं अब आपने हमने अगर हम इसको सिर्फ पहली 2 लाइंस को पढ़ लें तो हम ये देख लें कि एक तो 26-year-old वुमेन है, 3 week हिस्ट्री के साथ जॉइंट स्वेलिंग एंड स्टिफनेस। एक तो यहाँ तक बात हो गई, यहाँ तक तो सब कुछ जो है वो अनसर्टेन है। फिर उन्होंने कहा PIPs, MCPs एंड रिस्क आर इन्वॉल्व सिमेट्रिकली। तीन तीन चीज़ें यहाँ पे हम बात कर सकते हैं। हमें पता चल गया कि सिमेट्रिकल है, हमें पता चल गया कि पोलीआर्थरेटिक है। ठीक है, हमें ये 2 बातें पता चल गई। क्या चीज़ें पोलीआर्थरेटिक हो सकती थी और भी और सिमेट्रिक हो सकती थी। हमने लूपस के बारे में बात की थी, वायरल डिजीज़ के बारे में बात की थी। हम वायरल मार्कर्स करवा लेंगे, नेगेटिव आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि कोई वायरल इलनेस नहीं है। जो इनकी सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट है, देखें उसमें सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट इज़ नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। आप इस सिनेरियो में पढ़ें, शी हैज़ ऑल्सो फटीग एंड लो ग्रेड फीवर। कोई भी सिस्टेमिक डिजीज़ होगी, लो ग्रेड फीवर और आपको फटीग उसमें मिल सकती है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अच्छा। शी ऑल्सो हैज़ अ फटीग एंड लो ग्रेड फीवर, शी हैज़ नो बैक पेन और DIP इन्वॉल्वमेंट, स्टिफनेस इज इन द मॉर्निंग। ये जितने भी पॉइंट्स हैं लूपस की तरफ नहीं लेके जा रहे। अच्छा, वो क्यों लूपस की तरफ नहीं लेके जा रहे, इसकी क्या रीज़न है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये लूपस की तरफ नहीं लेके जा रहे, बिकॉज लूपस में ना हमेशा सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन बहुत ऑब्वियस होती है इन कंपैरिजन विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस प्रिंसिपली जॉइंट्स इन्वॉल्व करता है अपने डिजीज़ में, अपनी पैथोलॉजी में, लेकिन लूपस ज़्यादातर ऑब्वियसली जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं लेकिन ज़्यादातर वो सिस्टेमिक फ्लेयर होते हैं, उसमें सिस्टेमिक सिम्टम्स होते हैं, रैशेस होते हैं, स्किन इन्वॉल्वमेंट, किडनी इन्वॉल्वमेंट, लंग इन्वॉल्वमेंट।
ब्रेन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। देख लें कि बहुत, हाँ दिस इज अ मल्टी सिस्टम डिजीज बट जॉइंट्स प्रिंसिपली इन्वॉल्व हैं। क्या हमने रूल आउट किया इस सारी बात से जो मैंने आपको बताई? इट इज अ क्रॉनिक डिजीज, फर्स्ट पॉइंट, इन्फ्लेमेटरी डिजीज, मल्टी सिस्टमिक डिजीज, ठीक है, हमने ये सारा कुछ रूल आउट कर लिया कि ये इसमें है, ठीक है। और हमने वो क्या दो चीजें और रूल आउट की हुई थी, इट इज सिमेट्रिकल एंड पॉलीआर्थरेटिक, ठीक है, वो आप इसमें इंक्लूड कर दें। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेन फोकस साइनोवियम है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि हम ये पढ़ते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में कोलेजन मेन इन्वॉल्वमेंट है, या हम पढ़ते हैं कि साइनोवियम मेन इन्वॉल्वमेंट है। साइनोवियम जब डैमेज होगा तो ऑब्वियसली जो कुशनिंग है, वो जो एक जॉइंट्स के बीच में जो साउंड प्रोड्यूस नहीं होता, आपस में जो रेजिस्टेंस होती है वो रेजिस्टेंस नहीं होती, जिसकी वजह से कोई क्रेपिटेशनल साउंड प्रोड्यूस नहीं होता अगर साइनोवियम मौजूद हो। लेकिन अगर साइनोवियम मौजूद नहीं होगा तो ऑस्टियोफाइट्स भी बनेंगे, इरोजन्स भी होंगी। इसमें ऑस्टियोफाइट्स बहुत कम बनते हैं, लेकिन इरोजन्स और लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस इसमें भी होती है, इसलिए आपको क्रेपिटेशनल साउंड इसमें भी मिल सकते हैं। हॉलमार्क क्या है? इन्फ्लेमेटरी साइनोवाइटिस इन सिस्टम सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, हमने पहले ये बात कर चुके हैं। बोन इरोजन्स, डिफॉर्मिटीज में आप लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस को भी ला सकते हैं, पेरीऑस्टियल डिप्लीशन को भी ला सकते हैं, ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन को भी ला सकते हैं, और भी बहुत चीज़ों को आप ला सकते हैं। और मेनली इरोजन्स, ठीक है। प्रीडोमिनेंट सेल्स कौन से? टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स कहाँ होते हैं? एडेप्टिव इम्यूनिटी में। करते क्या हैं ये? आपके CD8 लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, CD8 सेल्स जो होते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं। टी हेल्पर से टी हेल्पर 1 बनेगा, टी हेल्पर 1 जो बनेगा इंटरल्यूकिन 2 रिलीज करेगा, इंटरल्यूकिन 2 रिलीज होगा तो फिर CD8 बनेगा, और जब CD8 बनेगा तो वो फिर नेचुरल किलर सेल्स की मदद से आपके इन्फ्लेमेटरी सेल्स को या उन सेल्स को जो नॉर्मल है उनको डिस्ट्रॉय करेगा विद द हेल्प ऑफ MHC1 डेंसिटी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ बिकॉज इट इज ऑटोइम्यून डिजीज, आपके यही टी लिम्फोसाइट्स which are supposed to kill just the inflammatory or cancer cells, they are destroying the normal cells also. So फिर उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपकी टी लिम्फोसाइट्स होंगे वो ऑटोइम्यून हो जाएंगे, और वो आपकी जो इम्यूनिटी है वो ऑटो पे चली जाएगी और वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगी आप ही के नॉर्मल टिश्यूज को, विच इन रेमेटॉइड आर्थराइटिस इज साइनोवियम। सो ये टी लिम्फोसाइट्स आपके साइनोवियम को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे, ऑटोइम्यूनिटी शुरू हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज इट इज एन ऑटोइम्यून डिजीज, मैंने आपको पहले ही बताया। सो फिर वो जो इम्यूनिटी है वो ऑटोमेटिकली आप ही के नॉर्मल टिश्यूज को बाहर के टिश्यूज समझ के डिस्ट्रॉय कर रही है और साइनोमाइटिस करवा रही है, और एट द एंड तकरीबन ही जो है वो लॉस हो जाएगा साइनोवियम का। प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस दैट मीडिएट इन्फ्लेमेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस इज, बिकॉज मैं वैसे हर पॉइंट पे ही इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैं जितनी भी स्लाइड्स आपको पढ़ाता हूँ, जिन स्लाइड से, इसमें कोई एक्स्ट्रा बातें हैं नहीं, वही बातें हैं जो आपको डायग्नोसिस की करीब से करीब तक लेती जाएंगी। प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस ठीक है, नॉन स्पेसिफिक है, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा नॉन स्पेसिफिक है, बट इट इज़ वेरी स्पेसिफिक इन वन पॉइंट, विच इज़ एक्चुअली जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इसके अगेंस्ट हम ड्रग्स बना लेते हैं, मेडिसिन दे देते हैं, और पेशेंट गॉट बेटर, उसका जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस फ्लेयर होता है वो बेहतर हो जाता है। इस लिहाज से प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को फाइंड आउट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर के अगेंस्ट रिसेंटली ही कुछ, मतलब अभी 15-20 साल कह लें उसको, 15-20 साल पहले ही मेडिसिन आई हैं, जैसे कि इन्फ्लेक्सीमैब, नहीं बल्कि 15-20 साल भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से कोई हार्डली 10 से 13 साल तक, मेरे ख्याल से 2006 या 7 में आई थी इन्फ्लेक्सीमैब की बात करें आप। इन्फ्लेक्सीमैब ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा इसको प्रीडोमिनेंटली इनहिबिट करती है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस बेहतर हो जाता है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, कई बच्चों ने ये क्वेश्चन किया था कि सर अगर रूमेटॉइड फैक्टर नेगेटिव होगा तो हम किस तरह से चेक करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस को। ये 7 पॉइंट्स पढ़ लें, इसके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि इसके बारे में तकरीबन हम बात कर चुके हैं। पहली बात, मॉर्निंग स्टिफनेस, बिकॉज इट इज एन इन्फ्लेमेटरी डिजीज, मॉर्निंग स्टिफनेस होगी, बट इट शुड बी अबव 1 आवर एंड फॉर 6 वीक्स। नजर आना चाहिए कि क्रॉनिक है, 2 दिन 6 दिन 5 दिन की बात नहीं है, अब 6 हफ्ते गुजर गए हैं, ठीक है।
मॉर्निंग स्टिफनेस अबव 1 आवर, ट्रांजिएंट नहीं होनी चाहिए, ट्रांजिएंट होंगी तो फिर वो तो ना हुई इन्फ्लेमेटरी डिजीज। स्वेलिंग 6 वीक से है, जॉइंट्स 6 से 6 तक इन्वॉल्व हैं, देख लें सिमेट्रिकली 6 जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, पॉलीआर्थरेटिक हो गई, सिमेट्रिक भी हो गई। स्वेलिंग ऑफ 3 जॉइंट्स फॉर 6 वीक्स, हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि वैसे तो बॉक्स जो बहुत सारी जो बातें हैं वो इस बारे में होती हैं कि आप 4-5 जॉइंट्स कम से कम इन्वॉल्व हो, इन्होंने एटलीस्ट 3 जॉइंट्स लिख दिए, एटलीस्ट 3 जॉइंट्स, ठीक है। लेकिन हमेशा ये याद रखिएगा कि 4 या 6 जॉइंट्स तकरीबन इन्वॉल्व होते हैं, 4 से 5 जॉइंट्स, 4 या मोर देन 4 जॉइंट्स शुड बी इन्वॉल्व रूमेटॉइड। इससे कम जॉइंट्स, 4 से कम जॉइंट्स पे आपको कभी रूमेटॉइड आर्थराइटिक डिजीज मिलेगी ही नहीं क्लिनिकली, ठीक है। सिमेट्रिक ठीक है, बात कर चुके हैं। जॉइंट रीयूनियंस ऑन एक्सरेज, इसकी एक मैनिफेस्टेशन है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर जॉइंट रीयूनियंस अर्ली हो जाएं डिजीज में, जैसे सिर्फ 6 हफ्ते की हिस्ट्री है, तो इससे हम एक चीज पॉइंट आउट करते हैं, क्या? डिजीज एग्रेसिव है। अच्छा, जब हमें पता चल गया डिजीज एग्रेसिव है, व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम ट्रीट भी उतना एग्रेसिवली करेंगे। हम नॉन स्टेरॉइडल्स या स्टेरॉइडल से स्टार्ट ही नहीं करेंगे, हम सीधा मेथोट्रेक्सेट पे चले जाएंगे, हम सीधा उन कैंसरस सेल्स को, इन्फ्लेमेटरी सेल्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे ताकि इस फ्लेयर को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। अदरवाइज तो ये बहुत सवियर डिफॉर्मिटीज करवा देगा और पूरे का पूरा नी और आपके वेट बेरिंग जॉइंट्स को उड़ा देगा, क्योंकि वहां पे अच्छी खासा वेस्कुलाइटिस कर देगा ये, वो आगे मैं बताऊंगा कि वेस्कुलाइटिस भी करता है। और क्या बात, रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव होना चाहिए, हमने ये बात की थी पहले। रूमेटॉइड नोड्यूल्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस तरह की रूमेटॉइड आर्थराइटिस रूमेटिक वेस्कुलाइटिस भी करवाता है। उस वेस्कुलाइटिस जहां वो कराएगा वहां पे उसके अराउंड नेक्रोसिस मिलेगा, जो एक्सरे पे आपको नोड्यूल्स की शेप के होंगे, तो आप कहते हैं कि रूमेटिक नोड्यूल्स प्रेजेंट हैं इस रूमेटॉइड आर्थराइटिक पेशेंट में। ये जो लास्ट 3 पॉइंट्स हैं 5, 6, 7, ये तीनों डिजीज सेवेरिटी को इंडिकेट करते हैं। दीज आर द बेस्ट इंडिकेटर्स टू इंडिकेट द सेवेरिटी ऑफ डिजीज। आपसे अगर मैं कोई क्वेश्चन करूं कि मुझे बताएं कि क्या चीज इंडिकेट करेगी सेवेरिटी ऑफ डिजीज को, हम पढ़ चुके हैं रूमेटॉइड फैक्टर के बारे में कि अगर ये 1000-2000 के करीब हो, 1000 अबव 1000 2000 हो, तो हम ये कह देंगे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो इस वक्त सवियर हुआ है इस पेशेंट में, एक्यूट सिम्टम्स हैं इसको। Joint erosions early in the disease also shows the severity. Rheumatoid nodules, if they are present, it shows the severity also. ठीक है। रेडियल डेविएशन, अल्नर डेविएशन अक्सर आपको ये दिखाई जाती है स्लाइड्स में, और ये इसलिए दिखाई जाती है ताकि आपको बताया जा सके दैट इज बिकॉज ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। बुटोनियर डिफॉर्मिटी, बुटोनियर डिफॉर्मिटी में ये होता है कि आपकी जो पीआईपी जॉइंट्स होते हैं इनमें फ्लेक्शन होती है, और आपके जो डीआईपी जॉइंट्स होते हैं इनमें एक्सटेंशन होती है, ठीक है। फ्लेक्शन एट पीआईपी, एक्सटेंशन एट डीआईपी, ठीक है, डिस्टल इंटरफ्लेंजल जॉइंट्स। स्वान नेक, इसी को उलट कर लें, पीआईपी पे आपको एक्सटेंशन मिलेगी और डीआईपी पे आपको इस तरह से फ्लेक्शन मिलेगी। अब मैं आपको दिखा नहीं सकता, मैं आपके सामने होता तो मैं आपको बना के दिखा देता बिल्कुल। अगर आप अपने ही फिंगर पे बनाएं और आप ये देखें कि डीआईपी को आप फ्लेक्स कर दें और पीआईपी को एक्सटेंड कर दें, तो एग्जैक्टली आपकी उंगली स्वान की नेक शेप बन जाएगी। स्वान की नेक शेप फिंगर जो होगी उसको हम कह देंगे स्वान नेक डिफॉर्मिटी है बिकॉज ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस ऑब्वियसली होती हैं बट लेस लाइकली हैं इन कंपैरिजन विद लूपस। रूमेटॉइड नोड्यूल्स मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं इसके बारे में। फोकल वेस्कुलाइटिस होता है जिसकी वजह से नेक्रोसिस होगा और नेक्रोसिस नोड्यूल्स की शेप इख्तियार कर जाएगा। मेनली जहाँ पे प्रेशर होगा, ओलिक्रेनल बर्सा पे प्रेशर होगा, ऑक्सीपिट पे प्रेशर होगा, एक्लिस टेंडन पे आपको पता है कि आपके प्रेशर होता है, वेट बेरिंग जॉइंट्स हैं। मेथोट्रेक्सेट may cause a flare. Methotrexate, which is actually a treatment of this disease, may cause flare. जब आप स्टार्ट में मेथोट्रेक्सेट देते हैं तो समटाइम्स वो फ्लेयर कॉज करती है और उसके बाद फिर वो ट्रीट करना शुरू कर देती है और हील करना शुरू कर देती है। इसके बारे में ज़्यादा हैरान नहीं होना, बिकॉज इसी तरह ही अगर आप किसी पेशेंट में वारफरिन स्टार्ट करते हैं विच इज़ एंटीकोगुलेंट, बट जब आप उसे स्टार्ट करते हैं तो पहले 5 दिन वो प्रोकोगुलेंट बनी हुई होती है। वारफरिन जब आपने किसी पेशेंट में स्टार्ट करनी होती है, इट इज़ एन एंटीकोगुलेंट,
लेकिन वो पहले प्रोकोगुलेशन करवा देती है। दैट्स वाई आप आईवी हेपरिन का ब्रिज देते हैं जब आप वारफेरिन स्टार्ट करते हैं। पहले 5 दिन वारफेरिन के साथ साथ आप आईवी हेपरिन भी दे रहे होते हैं, ताकि उस वारफेरिन की जो प्रोकोगुलेंट स्टेट है वो आपको कहीं स्टेसिस ऑफ ब्लड ना करवा दे, क्लॉटिंग ना करवा दे और स्ट्रोक ना करवा दे। दैट्स वाई आपको उसके साथ हेपरिन भी देनी होती है। एग्जैक्टली इसी तरह ही मेथोट्रेक्सेट जब आप देते हैं तो आप उसके साथ फोलिक एसिड भी दे रहे होते हैं, और आपने मेथोट्रेक्सेट को उसके जो एक्यूट फेयर है उसके लिए हमेशा रेडी रहना है, और कोशिश करेंगे जब आप मेथोट्रेक्सेट स्टार्ट करें तो स्टीरॉइड्स की अमाउंट थोड़ी सी बढ़ा दें और बाद में टेपर डाउन करते हैं। फेल्टीज सिंड्रोम, इट इज़ एन एक्चुअली एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन ऑल्सो। केपलन सिंड्रोम इज एन एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन ऑल्सो। फेल्टीज सिंड्रोम में क्या होता है? अच्छा चले मैं डिस्कस कर ही लेता हूँ, मेरा ख्याल था ना करूँ इसको डिस्कस। अच्छा, फेल्टीज सिंड्रोम में क्या होता है? फेल्टीज सिंड्रोम में ये होता है कि पेशेंट आपके पास जब प्रेजेंट करेगा उसमें न्यूट्रोपीनिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो होगा ही होगा ऑब्वियसली, उसके साथ साथ न्यूट्रोपीनिया होगा और स्प्लेनोमेगैली होगी। न्यूट्रोपीनिया अगर हो जाता है किसी पेशेंट में, न्यूट्रोफिल्स डाउन हो जाते हैं, तो व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट, क्या होगा उस पेशेंट में? उस पेशेंट में इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होंगे, बिकॉज न्यूट्रोफिल्स ही नहीं है। एंड आपको पता है कि सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स नहीं तो जाके लड़ाई करनी होती है, वही तो सबसे पहले इम्यून सेल्स हैं जो जाके फाइट करते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी यही हैं, इनेट इम्यूनिटी में सबसे पहले एक्ट भी ये करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेंड्रिटिक सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। इन्होंने ही तो सारा कुछ करना है, इन्होंने तो एंटीजन को वो जो MHC2 है उसके साथ मिल के प्रेजेंट करवाना है एडेप्टिव इम्यूनिटी को। एडेप्टिव इम्यूनिटी के जो आर्म है उसको एक्टिवेट करने में न्यूट्रोफिल्स का तो मेन हाथ है। तो न्यूट्रोफिल्स ही अगर कम हो गए तो इन्फेक्शन। सो फिर फेल्टीज सिंड्रोम इज अ सेट ऑफ डिजीजेस और सेट ऑफ सिम्टम्स जिसके अंदर रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी होगा। पहले तो आ गया एक डिजीज हो गई, उसके साथ न्यूट्रोपीनिया, इन्फेक्शन 2 डिजीज हो गई, तीसरी डिजीज स्प्लीनोमेगैली भी होगी। ठीक है, ये तीनों चीजें होंगी अगर किसी पेशेंट में तो हम कहेंगे इसको फेल्टीज सिंड्रोम है। कैप्लान सिंड्रोम में 2 चीजें, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसमें रूमेटिक नोड्यूल्स भी प्रेजेंट हो एंड न्यूमोकोनियोसिस भी हो, कोलबर्गर न्यूमोकोनियोसिस, कोलबर्गर निमोनिया जिसे कहते हैं, कोलबर्गर न्यूमोकोनियोसिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस में रूमेटिक नोड्यूल्स भी प्रेजेंट हो। जब ये 2 चीजें प्रेजेंट होंगी तो हम कहेंगे इसमें कैप्लान सिंड्रोम पॉजिटिव है। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स आप क्या करवा सकते हैं? आप रूमेटॉइड फैक्टर, ऑब्वियसली हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि रूमेटॉइड फैक्टर जो है वो 80% आपको मिलता है पेशेंट्स में, और कुछ पेशेंट्स में अगर नहीं मिलता तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं है, बल्कि उन पेशेंट को हम लेबल कर देंगे दे आर रूमेटॉइड फैक्टर नेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिक पेशेंट्स। एनीमिया, इसमें एनीमिया अगर आपसे कोई पूछे और ये कहे कि इसमें किस टाइप का एनीमिया हो सकता है तो आप हमेशा ये कहेंगे कि इसमें एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज हो सकता है। एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें कुछ 5-6 फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी के बारे में कोई श्योरिटी नहीं है। मतलब वो ये कहते हैं कि दैट इज बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन अराउंड द बॉडी। फिर कुछ कहते हैं नहीं, दिस इज नॉट द केस। द केस इज आयरन इज स्टोर्ड इन सर्टेन सेल्स लाइक हेप्सिडिन, it is stored in certain cells and this is not actively available for the cells to make। जितने भी सेल्स हैं ऑब्वियसली उनमें आपको जो जितने भी हीमोग्लोबिन है, जितने भी रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें हीमोग्लोबिन चाहिए और उसमें आयरन चाहिए। फिर कुछ कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हेप्सिडिन के अंदर स्टोर्ड है ये, बाकी इन्फ्लेमेटरी सेल्स में स्टोर्ड नहीं है, लिवर में स्टोर्ड नहीं है। हेप्सिडिन बहुत ज्यादा क्रिएट कर रहा है आपका इम्यून सेल्स, इंटरल्यूकिन 6 ने बहुत ज्यादा हेप्सिडिन क्रिएट कर दिया और उस हेप्सिडिन ने पकड़ के अपने साथ स्टोर कर लिया है और वो अब कहीं एक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा। फिर कुछ कहते हैं नहीं जी, ऐसी बात भी नहीं है, बात यह है कि आयरन की अवेलेबिलिटी है भी, लेकिन वो एक्टिवली अवेलेबल इस भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो इन्फेक्शन है, ये जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं और ये जो कैंसर सेल्स हैं, ये कुछ ऐसे सर्टेन सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं कि जो आयरन यूजेज को डिप्लीट करवा देते हैं, आयरन यूजेज होने नहीं देते, आयरन की अवेलेबिलिटी को डिप्लीट करवा देते हैं। और समटाइम्स यही कैंसर और इन्फेक्शियस सेल्स आपकी बोन मैरो को में इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं और उस बोन मैरो से रेड ब्लड सेल्स नहीं बनने देते। तो हीमोग्लोबिन तो एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, मिल रहा होता है, बट सेल्स नहीं बन रहे होते, कुछ ये भी कहते हैं। तो एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन उसकी सर्टेनिटी नहीं है। ये सारी कॉजेज एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज को एक्चुअली शो करती हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ जो एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज में लोगों ने डिस्क्राइब किए हैं, बट
नोबडी इज श्योर अबाउट दैट कि एक्चुअली हो क्या रहा है। बस ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बारे में लोग बात करते हैं। एनीमिया, बट हम रूल आउट जरूर करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि जी आयरन की वजह से, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आपको फौरन से एनीमिया को रूल आउट करना चाहिए और आप उसको आयरन देना चाहिए। ठीक है, बाकी चीज़ों में तो चलो आप आयरन नहीं दे सकते हो ना। अगर आयरन डेफिशिएंसी नहीं है और प्रॉब्लम हेप्सिडिन का है या प्रॉब्लम आपकी बोन मैरो का है तो चलो आप डिफरेंटली ट्रीट करोगे। लेकिन अगर आयरन की कमी है तो फिर आयरन दे दें, क्या पता आप ट्रीट कर जाएं इस एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज को। अदरवाइज अगर ये सिंपल एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज है सिंपली, और आयरन डिप्लीशन का कोई साइन नहीं है और आयरन कंप्लीट है, फेरेटिन कंप्लीट है, तो फिर आप इसको ट्रीट नहीं करते हैं। मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं कि उसमें आयरन देना है, इसमें आयरन नहीं देना। नॉर्मली आप क्रोनिक डिजीज ट्रीट कर लें, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का फ्लेयर ट्रीट कर लें, एनीमिया ठीक हो जाएगा। इन्फ्लेमेटरी सेल्स खत्म हो जाएंगे, बोन मैरो इन्फिल्ट्रेशन खत्म हो जाएगी, तो एनीमिया खुद ठीक हो जाएगा। सो फिर कहने का मतलब यह है कि एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज आयरन डेफिशिएंसी माइक्रोसिटिक भी हो सकता है, नॉर्मोसिटिक भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा समटाइम्स आपको एक और बात याद आई, समटाइम्स आपको विटामिन बी9 भी जरूर देखना चाहिए। ठीक है, आपको जरूर देखना चाहिए कि विटामिन बी9 भी अवेलेबल है या नहीं है, फोलिएज, फोलेट। अच्छा वो अगर वो डेफिशिएंट है तो वो इसलिए भी डेफिशिएंट हो सकता है इनमें, कुछ केसेस रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बहुत कम ऐसे भी देखे गए हैं जिनमें प्रॉब्लम ये थी कि उनको स्टीरॉइड्स दिए जा रहे थे। उनको स्टीरॉइड्स देने की वजह से उनकी गैस्ट्रिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से उन्हें एनीमिया हो रहा था। ठीक है, तो उसमें बी9 की भी डेफिशिएंसी थी, बी12 की भी डेफिशिएंसी थी, ज्यादा बी12 की थी लेकिन बी9 की भी थी। बी9 की क्यों थी? बी9 की जनाब इसलिए थी क्योंकि वो जो भी सब्जियां ले रहे थे वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही थी। फुलिएज एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था, फुलिएज एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था तो फोलेट नहीं अवेलेबल था, फोलेट अवेलेबल नहीं था तो डेफिशिएंसी थी, बी9 की डेफिशिएंसी थी। बी12 के बारे में ये था कि वही जो एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस हो रहा था ड्यू टू ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जो कि इसका ट्रीटमेंट है, ड्यू टू स्टीरॉइड्स, जो प्रॉब्लम हो रहा था, जो एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस हो रहा था, उस स्टोमिक के एट्रोफी की वजह से वहां पे पैराइटल सेल्स डैमेज हो रहे थे, और जब पैराइटल सेल्स डैमेज होंगे तो आपको पता है कि फिर आपको प्रॉब्लम होगा बी12 का। अब वो मैं उसमें नहीं जा रहा कि पर्निशियस एनीमिया कैसे होगा, वो भी एक लंबा टॉपिक है। सो ये बिट अब मैंने कहा मैं एनीमिया का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूं आपको। ईएसआर हमेशा रेज्ड होगा ऑब्वियसली। एक्सरेज पे आपको क्या मिलेगा, मैं पहले आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ, ज्यादातर इरोजन्स या पेरियोस्टियल डिप्लीशन, लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस या ऑस्टियोफाइट्स आर मोर कॉमन इन ऑस्टियोआर्थराइटिस, बट यहाँ भी मिल सकते हैं बिकॉज इट इज एन इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ठीक है, यहाँ मिल सकते हैं बट मोर प्रोमिनेंट एंड प्रीडोमिनेंट एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। यहाँ के लिए आप दो बातें तो कम से कम आपको आनी चाहिए, कम से कम आपको आनी चाहिए। ठीक है, वो बाकी बातें आपको आए ना आए, ये दो बातें आपने हमेशा याद रखनी है। अर्ली जॉइंट इरोजन्स, ठीक है, विच इज ऑल्सो ए साइन ऑफ सीवियर डिजीज, और सेकंड पेरियोस्टल डिप्लीशन। सिनोवियल फ्लूइड एनालिसिस नॉर्मली हम नहीं करते एंटी, हमें ये ना लग रहा हो कि सेप्टिसीमिया हो रहा है या सेप्टिक जॉइंट है, वार्मथ है, या रेडनेस है, बहुत शदीद पेन है, लॉस ऑफ मोशन है, या फिर रिस्ट्रिक्शन ऑफ मोशन है, तब जाके हम आर्थ्रोसेंटीसिस कर लेते हैं, सिनोवियल फ्लूइड एनालिसिस करवा लेते हैं। और उसमें भी आपको पता है, मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ कि आपको पता है कि हम 5,000 से 50,000 तक हमें वाइट ब्लड सेल्स उसमें मिल जाएंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि भाई ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। ग्राम स्टेन नेगेटिव होगा, कल्चर नेगेटिव होगा, आपको क्रिस्टल्स नेगेटिव मिलेंगे, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स आपको मिल जाएंगे 5 से 50,000 के दरमियान में, डायग्नोसिस बन जाएगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। ट्रीटमेंट एनसेड्स, साइक्लोऑक्सीजिनेज, कॉक्स-2 इनहिबिटर्स। कॉक्स-2 इनहिबिटर्स बहुत कम है मार्केट में, इसलिए कम है क्योंकि इनका प्रॉब्लम ये था कि ये ना स्ट्रोक्स में इन्वॉल्व थे और कुछ कार्डियक इवेंट्स भी हुए थे कॉक्स-2 की वजह से। वी आर नॉट श्योर कि क्यों हुए थे, एक लंबी थ्योरी है, लेकिन ये है कि अभी तक कोई बहुत ज़्यादा सर्टेन नहीं पता। जैसे आपको पता है कि ज़ैनटैक, रेनिटिडीन कितने अरसे से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने हॉस्पिटल में, डिफरेंट पेशेंट्स को हम लगा रहे हैं, लेकिन अचानक पता चला कि जी वो तो ब्लैडर कैंसर में इन्वॉल्व है और एकदम मार्केट से वो उठा ली गई है, ऑब्सोलीट हो गई है। तो हालांकि ज़ैनटैक आपको भी पता होगा कि कितना अरसा लोग खाते रहे हैं, लेकिन फिर आप देखें वो बिल्कुल मार्केट में अब ख़त्म हो गई है, गायब हो गई है। तो फिर कॉक्स-2 एक या दो अवेलेबल अभी भी हैं। कॉक्स-2 नॉर्मली नहीं यूज़ किया जाता, लेकिन सिर्फ उन सूरत हाल में यूज़ किया जाता है जिन पेशेंट्स में गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हो या सीवियर गैस्ट्रिक अल्सर्स हो, क्योंकि ये गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव है। एनसेड्स गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव नहीं है, वो तो रीनो प्रोटेक्टिव भी नहीं है और हेपेटो प्रोटेक्टिव भी नहीं है, बट वो गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव तो बिल्कुल ही नहीं है। साइक्लोऑक्सीजिनेज जो है वो गैस्ट्रो
प्रोटेक्टिव है, इसलिए COX-2 समटाइम्स हम रेकमेंड करते हैं। COX-2 का काम क्या है? COX-2 मैक्रोफेजेस को इनहिबिट कर देता है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स को इनहिबिट कर देता है। ये तो है इन्फ्लेमेटरी डिजीज, इन्फ्लेमेटरी सेल्स इनहिबिट कर दे तो बेहतर हो जाएगा। और एक और बात जो बड़ी हिडन सी बात है, जो बहुत लोगों को शायद नहीं पता, वो ये है कि ये साइनोवाइटिस से भी रोकता है COX-2, साइनोवाइटिस भी कम करता है। ठीक है, तो अगर ये साइनोवाइटिस कम करेगा तो हम तो पहले ये कह रहे हैं कि इसकी जो पसंदीदा जो जगह है जहाँ पे जाके ये अटैक करते हैं इसके इन्फ्लेमेटरी सेल्स और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा और IL-2 IL-6, वो तो है ही साइनोवियम। तो अगर साइनोवाइटिस को ये कम कर देगा COX-2 तो फिर तो क्या ही बात है, COX-2 इनहिबिटर। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ऑब्वियसली हम देंगे। क्या काम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का? इनका भी यही काम है, ये भी जाके साइक्लोऑक्सीजनेट्स 2 को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली इनका भी यही काम है। मेथोट्रेक्सेट, एक बात इंपॉर्टेंट मैं यहाँ करना चाहता हूँ, दैट्स व्हाई इट इज अंडरलाइंड, MTX। मेथोट्रेक्सेट एक एंटीफॉलिक एसिड एजेंट है, इम्यूनोसप्रेसेंट है। मेथोट्रेक्सेट के बारे में ऑलमोस्ट ऑलवेज यू आर गोना हर्ड अबाउट दैट। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से ज़्यादातर, अमेरिका में तो होता ही होता है, पाकिस्तान में भी अब ये प्रैक्टिस शुरू हो गई है कि जैसे ही रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट आता है, अब बजाय इसके कि उसको स्टीरॉइड्स और नॉन स्टीरॉइड्स पे डालें, आप सीधा मेथोट्रेक्सेट स्टार्ट कर देते हैं विद द कवर ऑफ स्टीरॉइड्स। आप एनसेड्स तक जाते ही नहीं। कहा यह जाता है, एक्सपेरिमेंट हुआ था इस बारे में वेस्ट वर्जीनिया में, और उन्होंने ये कहा था कि मेथोट्रेक्सेट जब हमने लोगों को स्टार्ट की तो उनकी डिजीज रिवर्ट हुई और उनका फ्लेयर जल्दी रुक गया इंस्टेड ऑफ स्टीरॉइड्स और जो नॉन स्टेरॉइडल यूजेज। तो उन्होंने कहा कि हम एनसिड्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के एक्सपेरिमेंट ना करें, हम सीधा मेथोट्रेक्सेट से स्टार्ट करते हैं, साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का कवर देते हैं। ठीक है, और अगर डिजीज का फ्लेयर कम हो जाए तो फिर ठीक है, आप टेपर ऑफ करें उसको स्टेरॉइड्स को, एनसिड स्टार्ट करते हैं, COX-2 इनहिबिटर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन मेथोट्रेक्सेट को स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है अगर आपने एक्यूट फ्लेयर को रोकना है, और सुना है कि लोगों की डिजीज काफ़ी हद तक रिवर्ट हो जाती है अगर आप अर्ली मेथोट्रेक्सेट स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मेनली एंटी मलेरिया डिजीज, एंटी मलेरियल ड्रग है, मलेरियल डिजीज में यूज़ होती है, सिस्टेमिक लूपस में भी यूज़ होती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी हम इसको यूज़ करते हैं एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इनहिबिटर्स, इन्फ्लेक्सिमैब, पहले ही मैं आपसे इस बारे में बात कर चुका हूँ, दीज आर एक्चुअली वेरी एक्सपेंसिव ड्रग्स। ठीक है, सो फिर ये सब में यूज़ नहीं की जाती, बहुत सारे लोग तो इनको अफोर्ड ही नहीं करते। लेकिन ये है कि इस ड्रग के बारे में भी एक एडिशनल फीचर ये है कि ये मेथोट्रेक्सेट तो इम्यूनोसप्रेसेंट है ना, उसके साइड इफेक्ट्स भी आएंगे, बाल भी उतरेंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसे नहीं करती। दैट्स वाई ये बेहतर ड्रग है बट एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। आर्थराइटिक कॉम्प्लिकेशंस, अच्छा आपको याद होगा जो पहली स्लाइड थी जो हमने सिनेरियो पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि उस पेशेंट्स में लोअर बैक पेन नहीं है, तो आई हैव मेंशन्ड कि उसमें इनमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस में लोअर बैक पेन लीस्ट लाइकली है, लेकिन नेक पेन होता है, एग्जिस्ट करता है। क्यों करता है ये पढ़ लीजिए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एटलेंटिस, जो एटलस और एक्सेस है, एटलेंटो एक्सियल जो जॉइंट है, ये जॉइंट में C1 C2 की इन्वॉल्वमेंट होती है। एटलेंटो एक्सियल जॉइंट में C1 C2 की इन्वॉल्वमेंट होती है, और सर्वाइकल जॉइंट्स जो हैं, जो C1 C2 है, या फिर एटलेंटो एक्सियल जॉइंट जो है C7 T1 वाला, ये जो जॉइंट्स हैं इनके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि ये जॉइंट्स की सबलक्सेशन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में अक्सर पेशेंट में मिलेगी। आप वो पेशेंट आपके पास आएंगे और अक्सर आपसे ये कहेंगे कि ये जो ऑक्सीपिटल एरिया है यहाँ पे हमें काफ़ी पेन है। अच्छा, पैराप्लीजिया और क्वाड्रिप्लीजिया, अच्छा इंसिडेंस देखिए 25 से 80%, दैट्स अ लॉट ऑफ इंसिडेंस, बहुत हैवी इंसिडेंस है, अच्छा खासा रिस्क है। पैराप्लीजिया क्वाड्रिप्लीजिया कैसे होगा? तब होगा जब ये आप इसको ट्रीट ना करें और इस कॉर्ड इन्वॉल्व कर लें, ये बोन्स हर्निएशन कर दें ये डिस्क्स की, और उसकी वजह से कॉर्ड पुश हो जाए। करना क्या चाहिए? इंपॉर्टेंस क्या? इंपॉर्टेंस ये है कि जब एक पेशेंट आपके पास आता है, अक्सर ये सिनेरियो इस तरह से दिया जाता है कि एक पेशेंट है, अगर उसकी कोई सर्जरी होनी है, और जब उसकी सर्जरी होनी है तो उसके लिए जब एनेस्थीसिया दिया जाएगा, उसको इंट्यूबेट किया जाएगा, जब इंट्यूबेशन पे क्या चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए, तो सबसे पहले आपको उसकी C1 C2 इन्वॉल्वमेंट का ख्याल रखना चाहिए कि ये इन्वॉल्व है या नहीं है, देखना चाहिए, पूछना चाहिए, हिस्ट्री लेनी चाहिए, माउथ ओपनिंग के साथ एक्सरे करवा लेना चाहिए। ठीक है, माउथ ओपनिंग के साथ आप एक्सरे करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एटलेंटो एक्सियल जॉइंट का क्या हाल है, C1 C2 पूरे सर्वाइकल C7 का क्या हाल है।
अगर तो कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट है तो फिर आपको स्टेबलाइज्ड नेक के साथ इंट्यूबेट करना होता है, फिर आपको नेक एक्सटेंड करके इंट्यूबेट नहीं करना होता। अक्सर ये देखें इंट्यूबेशन का जो एनेस्थीसिया में इंट्यूबेशन का ये तरीका है कि आपको वो पोजीशन बनानी होती है। क्यों कह रहे हैं कि C1 C2 जो है वो अगर इन्वॉल्व हो तो आपको इंट्यूबेशन पे ख्याल रखना चाहिए, बिकॉज जब आप इंट्यूबेट करते हैं पेशेंट को, जब एनेस्थीसिया में आपने एंडोट्रैकियल ट्यूब इंसर्ट करनी होती है इनटू द ट्रैकिया, तो फिर आपको पेशेंट की पोजीशन ऐसे बनानी पड़ती है कि वो ये कहते हैं ऐसे पोजीशन बनाएं जैसे आप किसी फूल को स्निफ करते हैं, फूल की तरफ जाके उसकी खुशबू को सूंघने की कोशिश करते हैं, तो जो आप नेक पूरी एक्सटेंड करके अपने नोज को उसके करीब ले जाके स्निफ करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपने पूरी नेक एक्सटेंड करनी होती है इंट्यूबेट करते हुए, एंडोट्रैकियल ट्यूब पास करते हुए। तो आप कैसे नेक एक्सटेंड करेंगे अगर C1 C2 इन्वॉल्व हैं और उनकी सबलक्सेशन हुई हुई है? अगर आपने एक्सटेंड कर दी सबलक्सेशन के दौरान तो आप तो डिस्क हर्निएशन करके कॉर्ड इन्वॉल्व कर देंगे। कई दफ़ा सिनेरियो इस तरह आता है कि एक पेशेंट था, उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस था, उसकी सर्जरी हुई और सर्जरी के 2 दिन बाद उसको पैराप्लीजिया और क्वाड्रिप्लीजिया हो गया। रीज़न बताइए, आप तब बताएंगे कि जो उस पेशेंट में एटलांटोएक्सियल सबलक्सेशन थी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से। ठीक है, और स्क्रीनिंग करवा लें, देख लें। ये अपने जो लास्ट पॉइंट है ये मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। चलें जी, थैंक यू। आज का इतना ही लेक्चर था। अल्लाह हाफ़िज़।